और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने की बातचीत के अगले चरण के तहत अमेरिकी दूत मॉस्को में हैं। दरअसल सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। उसमें एक 30 दिन के तात्कालिक युद्ध विराम का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिस पर बातचीत के लिए ही अमेरिकी दूत रूस में हैं। हालांकि रूस की ओर से आ रही प्रतिक्रिया से ये लग रहा है कि रूस इतनी आसानी से युद्ध विराम के लिए मानने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे युद्ध प्रयासों के बीच मॉस्को ने यूक्रेनी कब्जे वाले रूसी क्षेत्र कुर्स्क में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की योजना पर पानी फेर दिया है। कुर्स्क क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुजदा पर यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ते हुए इस पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। ज़ेलेंस्की इसी जमीन का इस्तेमाल सीज़फायर डील में रूस के साथ अदला बदली के लिए करना चाहते हैं। सुजदा पर पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया था। बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुर्स्क के अग्रिम मोर्चा का दौरा कर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। हालांकि यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसके कुछ सैनिक कुर्स्क से वापस लौट रहे हैं। इस बीच मंगलवार को जिद्दा में हुई अमेरिका यूक्रेन वार्ता के नतीजों पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे। जिद्दा बैठक में दोनों देशों ने 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हालांकि रूस पहले से ही अस्थायी युद्ध विराम का विरोध करता आया है। ऐसी ही एक आवाज क्रेमलिन से आज बुलंद हुई। पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी यूरी उशाको ने कीव के साथ अस्थायी युद्ध विराम को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि सिर्फ यूक्रेन को अस्थायी राहत देना है। वहीं रूस स्थायी शांति के बाद यूक्रेन में किसी तरह के शांति सेना की मौजूदगी से इनकार करता रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर आधिकारिक फैसला राष्ट्रपति पुतिन ही लेंगे। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की स्थिति में सुरक्षा गारंटी की मांग करता आया है। हालांकि अमेरिका का इस पर रुख साफ है कि वो ऐसी किसी भी सेना का हिस्सा नहीं बनेगा जिसकी तैनाती यूक्रेन में होगी, जबकि यूरोप के कई देश इसके पक्ष में हैं। नाटो का एक और सदस्य देश फिनलैंड ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के अपने समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक समझौते के लिए पुतिन की 3 प्रमुख शर्तें बताई जा रही हैं। पहली, यूक्रेन अपनी औपचारिक तटस्थता की प्रतिबद्धता जताए। दूसरा, नाटो में शामिल होने की किसी भी आकांक्षा को छोड़ दे। और तीसरे, कब्जे वाले इलाके पर रूसी दावों की मान्यता दी जाए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे सख्त आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले जो बेलारूसियन नेता हैं लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया था सीज फायर को लेकर के, जो 30 दिन का प्रस्ताव है उसको लेकर के। तो पुतिन ने साफ कहा कि वो इस तरह के सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं। उन्होंने वो सवाल भी वहाँ पर रखे कि इन 30 दिनों के दौरान क्या होगा, क्या पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद करते रहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसका जो असली कारण है जब तक उसको ख़त्म ना किया जाए तब तक इस तरह के सीज फायर के कोई मायने नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या इतना आसान है रूस को मनाना, या रूस जिस तरह से अभी कई सारी शर्तें लगा रहा है? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है सीज फायर और दूसरा है शांति। अभी मुझे लगता है आगे वाले दिनों में किसी न किसी तरह से ये सीज फायर लागू हो जाएगा। इसका मतलब है हो सकता है 30 दिन के लिए, हो सकता है इससे ज्यादा। लेकिन क्या शांति आएगी? वो तभी आएगी जब जो प्रेसिडेंट पुतिन जब बात कर रहे हैं कि उनके कई जो प्रॉब्लम्स हैं जो पहले हल होना चाहिए अगर आप पूरी तरह से शांति चाहते हैं तो वो मैं समझता हूं नेटो को और वेस्टर्न यूरोप को इस विषय के ऊपर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी भी हालत में रूस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए। वो एक युद्ध का विषय है और वो कभी नहीं मानेंगे।
ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो कई सालों से ये इनका केस चलता जा रहा है और यूक्रेन तक इनको अभी समाप्त करना पड़ेगा। अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज इसको नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूं ये युद्ध चलता रहेगा। एक तो ये है। दूसरा, जो टेरिटरीज की बात की है, अभी देखिए ये जो डॉनबास का जो इलाका है जिसका जिक्र बार बार प्रेसिडेंट पुतिन करते हैं, और के आगे ज़पोरिज़्की की इलाका आता है और फिर क्रीमिया के साथ मिल जाता है जी। देखिए, क्रीमिया को वापस लेना वो तो सवाल ही नहीं उठता है। क्रीमिया बहुत सालों से यूक्रेन बनने से पहले से ही ये रूस का हिस्सा था। आप देखोगे 200 साल पहले जब क्रीमिया में युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच में हुआ था। क्रीमिया हमेशा रूस का ही हिस्सा रहा है। जब ये सोवियत यूनियन बना तब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर ये यूक्रेन के अंदर आ गया था। तो क्रीमिया की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो लैंड कॉरिडोर अभी बनता है डॉनबास और ज़पोरिज़्की लेके जो क्रीमिया के साथ मिल जाता है, ये रूस वापस देने वाला नहीं है। ये उनके लिए मैं समझता हूं एक लाइफलाइन है। और ज्यादा करके जो इधर का जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा करके रूसी भाषा बोलता है। तो ये दो डिमांड्स के ऊपर मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत रूस जो है वो पीछे हटेगा। जहां तक रही यूक्रेन की बात, यूक्रेन के पास कोई ऐसा ऐसी ताकत नहीं है जिससे कि वो ये कह सके कि हम निगोशिएट करें। जो भी उस फैसला होगा यूक्रेन को मुझे लगता है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी तरफ से वेस्टर्न यूरोप के पावर्स है वो बातचीत करना चाहते हैं। अभी मैं सिर्फ एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, जहां तक वेस्टर्न यूरोप की बात है, ये चाहते हैं कि यूक्रेन लड़ता रहे और वो पैसे देते रहे। एक बड़ा लो कॉस्ट तरीके से वो यूक्रेनियन जाना के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अभी आगे नहीं जाने देंगे। ये मामला बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। जैसे मैंने कहा, सीज फायर जरूर आएगा, शांति इसके लिए मुझे लगता है बहुत समय लगेगा अभी तक। सीज फायर को लेकर के भी सर उनका कहना है कि 30 दिन के सीज फायर के लिए वो तैयार हैं, लेकिन कई सारे उनके सवाल हैं। स्टीव विटकॉफ वहाँ पर मॉस्को में हैं, वहाँ पर बातचीत करने के लिए मॉस्को के अधिकारियों से, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कई सारे सवाल हैं, वो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है आपको, जब तक कि ट्रंप और पुतिन की सीधी बातचीत नहीं होगी तब तक क्या सीज फायर भी हो पाएगा? मुझे लगता है सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक गारंटी इनको देना पड़ेगी रूस को कि जब ये सीज फायर के दौरान पे वेस्टर्न पावर्स जो है वो यूक्रेन को फिर से आर्म नहीं करेंगे, हथियार और मिसाइल्स वगैरह इस समय पर नहीं देंगे। अगर इतनी एश्योरेंस मिल जाती है तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट पुतिन मान जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो अगर नहीं मानते तो बहुत सैंक्शंस लगाएंगे, बहुत जबरदस्त सैंक्शंस लगाएंगे रूस के ऊपर। लेकिन देखिए, सैंक्शंस तो पिछले 30 साल से चले आ रहे हैं, युद्ध तब भी चलता रहा है और रूस कमजोर नहीं हुआ है। इस दौरान जो कमजोर हुए हैं वो वेस्टर्न यूरोप कमजोर हुआ है। तो मुझे लगता है सैंक्शन से प्रेसिडेंट पुतिन नहीं डरेंगे। लेकिन पूरी दुनिया चाहती है शांति, अमेरिका भी चाहता है, भारत चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है। तो उस शांति के लिए मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप को वेस्टर्न नेटो के ऊपर और ये यूरोपियन यूनियन है इनके ऊपर दबाव डालना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है कि वो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाए। ये लड़ाई उनकी तरफ से बढ़ा दी गई है और उनको मुझे लगता है इस समय पर ये रोक देने की आवश्यकता है। सर, इसमें अगर हम बातचीत की भी बात करें तो कहीं ना कहीं अब तकरीबन इतना साफ हो गया है कि अमेरिका रूस से सीधे बातचीत कर रहा है। स्टीव विटकॉफ वहाँ पर हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं, वो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। तो यूरोपीय देशों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं वो अब पूरी तरह आउट हो चुके हैं इस प्रोसेस से? नहीं, प्रॉब्लम तो यही है जोशी जी कि वो आउट नहीं हुए हैं। अगर वो आउट हो गए होते तो मुझे लगता है ये सीज फायर अभी तक हो गया होता। यूरोपियन देशों के पास पैसा है और वो कमिट कर रहे हैं $900 बिलियन या कुछ ऐसा फिगर मैंने सुना है कि वो अगले कुछ सालों तक ये देते रहेंगे यूक्रेन को लड़ाई को जारी रखने के लिए। अभी इससे क्या होता है कि जो ज्यादा करके जो हथियार यूरोपियन यूनियन की तरफ से जा रहे हैं वो उनके देश बना रहे हैं, तो उनके जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको फायदा होता जा रहा है। तो लेकिन जाने जो जा रही है, नुकसान जो हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उसकी मुझे लगता है ज्यादा देर टिकना वो संभव नहीं है। उनको शांति के लिए मुझे लगता है कहीं कभी ना कभी जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने देश को बिल्कुल नीचे तक बिगाड़ दिया है। तो
यूरोपियन यूनियन को मुझे लगता है वो प्रेशर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही लगा सकते हैं कि देखिए इसको बंद करो, नहीं तो वो अपना नेटो को सपोर्ट कम कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन या नेटो को भी मुझे लगता है कुछ इस विषय के ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये लड़ाई फिर मुझे नहीं लगता है कि सीज फायर अगर वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट आता रहेगा तो ये सीज फायर तक भी मुझे लगता है मुश्किल होगा। लेकिन वो सपोर्ट बंद हो गया, ये सीज फायर मैं समझता हूं 100% हो जाएगा। आगे पीस किस प्रकार से आती है, शांति कैसे होती है, उसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी। यानी कि फिलहाल रूस की ओर से कई सारे सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों का जवाब कब तक पश्चिमी देशों की ओर से और खासकर अमेरिका की ओर से मिलता है, इस पर यह डिपेंड करेगा कि कब से ये सीज फायर वहाँ पर लागू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो आज की अगर हम बात करें तो अभी युद्ध जारी है और आने वाले दिनों में कब से ये सीज फायर लागू होगा, किन हालात में होगा, ये सब कुछ